So, welcome you all, PhD scholars of Rachna Sari department, MD scholars of Rachna Sari and yoga students, PG डिप्लोमा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डिसीजेज ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हार्ट के एनाटॉमी को पढ़ा और अब रक्त वाहिनियों को पढ़ा। अब उससे संबंधित रोगों को हम पढ़ने चल रहे हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चेस्ट पेन की, कि चेस्ट में पेन की फीलिंग आती है। तो ये समझना पड़ता है कि वो कार्डियक पेन है या कोई मस्कुलर पेन है या कैसा पेन है। तो काजेज ऑफ द चेस्ट पेन जो कार्डियक है उसमें है एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मिट्रल वाल्व के कारण होता है, पेरिकार्डाइटिस और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो ये जो है कार्डियक प्रॉब्लम से हैं। और एरोटिक तो उनसे जो है ये सिम्टम आता है कि चेस्ट में पेन का। और इंट्रा एब्डोमिनल कंडीशंस भी होती हैं, उसमें भी चेस्ट में फीलिंग होती है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो या स्टमक में कोई पेन हो रहा है तो फीलिंग ऐसी आती है। और एंग्जाइटी स्टेट कि मतलब जब हम तनाव में होते हैं तब हमें चेस्ट में पेन की फीलिंग होती है। तो इनको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी पड़ती है कि मुख्य रूप से ये पेन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो काजेज ऑफ द चेस्ट पेन, तो दूसरे जो हैं वो रेस्पिरेटरी काजेज जो हैं वो हैं लंग एंड प्लूरा के कारण। प्लूरेसी में भी चेस्ट में पेन होता है, न्यूमोथोरैक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और ईसोफेजियल रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस और डिफ्यूज ईसोफेजल स्पाज्म। और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से भी जो मसल्स हैं चेस्ट की उनके कारण भी पेन फील होता है। तो कॉमन काजेज ऑफ द चेस्ट पेन ये जो है दिखाया जा रहा है जो स्लाइड है कि कार्डियक है तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, एरोटिक वेल्वुलर डिसीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, पेरिकार्डाइटिस, इडियोपैथिक हाइपरट्रॉफिक सब एरोटिक स्टेनोसिस। तो ये तो कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई। और पल्मोनरी है कि मतलब जो लंग्स के कारण है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, न्यूमोनिया है, प्लूराइटिस है और न्यूमोथोरैक्स। और इमोशनल एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी चेस्ट में पेन फील होता है। और जो हिस्टीरिया फीमेल से बताया गया तो उनको उसमें कहीं भी पेन की फीलिंग होती है। तो मस्कुलर डिसीजेज ऑफ द एरोटा में भी ये फीलिंग चेस्ट में पेन की आती है। और न्यूरल हर्पीस जोस्टर पे भी है, मस्कुलोस्केलेटल जो है प्रॉब्लम्स हैं, जो मसल्स हैं, मस्कुलर स्पाज्म हैं, बोन में ट्यूमर है, अर्थराइटिस है, कास्टोकॉन्ड्राइटिस है। तो इसमें जो है पेन चेस्ट में होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, अल्सर डिसीज़ अभी मैंने बताई थी, बाउल डिसीजेज हैं और हाइटल हार्निया है, पेंक्रेटाइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस है। तो ये मुख्य रोग मैंने बताए जिनमें मुख्य रूप से जो है चेस्ट में पेन यानी कि छाती में दर्द, वक्ष में दर्द ये फील होता है। और जो है फीमेल्स में जो है ड्यू टू ब्रेस्ट में अगर कोई ट्यूमर फार्म हो रहा है या कोई ग्लैंड फार्म हो रही है और कोई उसमें स्वेलिंग है या और भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी जो है ये पेन फील हो सकता है। तो पैल्पिटेशन क्या चीज़ है? तो पैल्पिटेशन माने होता है धड़कन, हिंदी में उसे बोलते हैं धड़कन। तो काजेज ऑफ पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन कहते कब हैं? ऐसे हम लोग जब जो है सामान्य रूप से हैं तो हमको दिल धड़कता हुआ किसी को भी नहीं महसूस हो रहा। लेकिन अगर आप दौड़ें तो दौड़ने पर आपको तेज़ी से दौड़ें तो आपको दिल धड़कता हुआ महसूस होता है। तो जैसे दौड़ने पर दिल धड़कता हुआ महसूस होता है ऐसे ही बैठे हुए जब फील होने लगे, सामान्य कार्य हल्का कार्य करने पर जब फील होने लगे तो समझिए उसी को जो है पैल्पिटेशन या रोग कहते हैं, धड़कन का रोग बोलते हैं। तो ये जो है कार्डियक एरिथमियाज में आता है, ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, हाई कार्डियक आउटपुट स्टेट्स हो सकती हैं, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ हैं और मेटाबॉलिक है और साइकेट्रिक काजेज़ हैं और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इस तरीके से ये दिल में धड़कन महसूस होती है तो वो हृदय से संबंधित हो सकती है। तो हार्ट फेल्योर ये क्या चीज़ है? तो हार्ट फेल्योर और द कार्डियक फेल्योर इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट in which the ventricles at normal filling pressure, adequate intravascular volume
कैन नॉट मेंटेन एन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स of peripheral tissues or can do so only with an elevated filling pressure. It results from any structural or functional impairment of the ventricular filling or ejection of the blood. तो ये जो है कार्डिक प्रॉब्लम है एक तरीके की. तो टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर क्या होते हैं? एक्यूट हार्ट फेलियर होता है, क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है और कंपेंसेटेड हार्ट फेलियर है. तो ये कंडीशंस हैं. और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हार्ट फेलियर के? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. और डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ मधुमेह का रोग का होना, तो इसमें भी ये बहुत होता है. और जो डायबिटीज़ ज़्यादा दिन तक रहती है तो उसके मेन टारगेट जो रहते हैं, एक तो जो है नर्व का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो जो है रेटिना या जो है आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, और हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो हार्ट फेलियर हो सकता है. और किडनी में प्रॉब्लम होती है तो किडनी फेल होने लगती है, तो डायलिसिस की ज़रूरत होती है. तो ये जो है टारगेट बनाती है. और तो डायबिटीज़ तो बहुत ही ख़तरनाक रोग है. और ब्लड प्रेशर तो मैंने अभी बताया. यूज़ ऑफ कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, कोकीन है, तो ये ज़्यादा लेने पर, नशा ज़्यादा करने से भी हार्ट फेल के चांसेस बढ़ जाते हैं. हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि जो रक्त है उसमें जो है फैट का अधिक होना, लिपिड का ज़्यादा मात्रा में होना, तो इससे भी जो होता है, क्योंकि जो रक्त की नलियाँ हैं, रक्त को जो ब्लड सप्लाई कर रही कोरोनरी आर्टरीज़, तो जैसे नाली में कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और पानी का बहाव रुक जाता है, ऐसे ही लिपिड यानी कि फैट जो है कोरोनरी आर्टरीज़ में डिपॉजिट होने लगता है, और वहाँ से रक्त का प्रवाह कम होने से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. तो और या कोई थक्का उसमें से निकले और वो उसे ब्लॉक कर दे तो ऑक्सीजन के आगे की सप्लाई रुक जाती है. तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है. तो थायराइड डिसऑर्डर्स, थायराइड के डिसऑर्डर्स में भी जो है ये चीज़ आती है. और परसिस्टेंट टैकीकार्डिया, बार बार जो है टैकीकार्डिया यानी कि धड़कन का बढ़ना, यानी कि हार्ट रेट का बढ़ना, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं. अगर किसी को ये रोग हैं तो उसको हार्ट फेल होने की संभावना अधिक हो जाती है. तो ये वो फैक्टर्स बताए. तो हार्ट फेलियर, तो ऑलरेडी हैविंग ए डिसीज़ दैट डैमेज द हार्ट, तो ये वो डिसीज़ के नाम जो है लिखे गए हैं. कोरोनरी हार्ट डिसीज़, हाई ब्लड प्रेशर, वेलवुलर हार्ट डिसीज़, अभी जो सब मैंने गिना दिए थे वो फिर से आ रहे हैं. इन्फेक्शंस और हार्ट फेलियर कास्ड बाय द कीमोथेरेपी जो कैंसर में होती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड हार्ट फेलियर, और इंक्रीज्ड हार्ट रेट हार्ट फेलियर, और समटाइम्स हार्ट फेलियर डेवलप फ्रॉम अननोन काजेज, उसमें कोई कारण नहीं होता. और अनहेल्दी बिहेवियर से भी जो है ये फैक्टर आता है. तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब कि जो काम ना करने से जो ओबीज वोमेन हैं हैव ए 50% ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर देन वोमेन ऑफ नॉर्मल वेट. ऐसे आदमी में भी होता है. जब वज़न ज़्यादा बढ़ता है और पेट पे फैट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, जब कोई काम आदमी नहीं करता, तो धीरे धीरे मेद या फैट का बॉडी में संचय होता है, और वो जो है जो वेसल्स हैं उनमें भी डिपॉजिट होने लगता है, जिससे हार्ट फेल की संभावना बढ़ जाती है. सोडियम एंड फ्लूइड, और ज़्यादा मात्रा में नमक खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर भी होता है और हार्ट फेल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एक्सेस अमाउंट्स ऑफ द सोडियम एंड फ्लूइड कैन लीड टू फ्लूइड बिल्डअप इन ऑर्गन्स एंड टिश्यू कासिंग स्वेलिंग. तो ईडिमा होता है, जो जैसे कहते हैं कि जैसे शरीर में पानी भर गया तो उसको दबा के देखते हैं, पिटिंग ईडिमा होता है उस कंडीशन में. और एलिमिनेट और रिड्यूस एडेड साल्ट टू फूड्स, तो उसमें से जो खाने में से नमक को निकाल देते हैं या मात्रा कम कर देते हैं. तो सामान्य मात्रा बड़े की जो है 5 ग्राम तक होती है, और अगर मात्रा कम करनी है तो धीरे धीरे कम करते हैं, तो 3 ग्राम, 2 ग्राम, और यहाँ तक कि पूरी भी बंद कर दी जाती है. तो जो असली स्वाद है फलों का, सब्जियों का, वो लेना चाहिए, क्योंकि जो है पक्षी हैं और दूसरे एनिमल हैं वो तो नमक नहीं डालते, तो वो भी तो सारी चीज़ें खाते हैं. तो ये जो है थ्योरी प्राकृतिक चिकित्सा, और सभी लोग फिर मरीज को सिखाते हैं कि नमक को हटाइए. तो लिमिट फ्लूइड टू 2 लीटर्स पर डे, ये भी किया जाता है. और जो है एक चीज़ और होती है, जो किडनी फेल हो रही होती है, तो जितना आउटपुट होता है कि यूरिन आ रहा है और जो सांस लेते हैं, तो जैसे उसमें जो है 600 या 500-600 जो है वो ले लेते हैं ml, तो उसको ऐड करके मतलब उतना जो है
पानी देना है, तो कभी कभी मात्रा कम करके 1 लीटर तक भी आ जाती है कि दिन भर में खाली 1 लीटर जो है पानी देना है। तो जिनको बहुत से ये एडवर्टाइजमेंट चलते हैं जो व्हाट्सएप पे चलते हैं और जो है फेसबुक पे चलते हैं कि 10 गिलास सब जने पानी पिएं, तो 10 अगर उसकी किडनी गड़बड़ है तो किडनी पे लोड आप और ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिसके शरीर में बहुत सूजन है, और उसको पानी पिलाएंगे तो उसकी और सूजन बढ़ेगी। तो किसको पानी पीना है और किसको नहीं पीना है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जी इसको चिकित्सक ही बता सकते हैं, इसलिए चिकित्सक से परामर्श मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि कोई भी आसन या प्राणायाम या क्रिया या आयुर्वेदिक औषध है तो वो स्वयं जो है वीडियो देख करके जो है पब्लिक को नहीं लेनी चाहिए। वो जब तक कि चिकित्सक का परामर्श और प्रिस्क्रिप्शन ना हो तो कृपया उन चीज़ों को ना लें। वीडियो जो ये होते हैं ये सामान्य ज्ञान के लिए होते हैं, लेकिन आप सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। विशेष ज्ञान चिकित्सक के पास है और उसी की सलाह बहुत ही आवश्यक है। तो कॉमन काजेज ऑफ हार्ट फेल्योर ये अभी हमने गिनाए भी थे कि प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। कैसे? सिस्टमिक हाइपरटेंशन से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन से, एरोटिक स्टेनोसिस से और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये डिसीज़ है। तो इन डिसीजेज से जो है प्रेशर बढ़ता है। और वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल्स, कंडीशन एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक डिमांड, mitral regurgitation, aortic regurgitation, ventricular septal defect, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट्स हैं इनसे वेंट्रिकल्स के ऊपर ओवरलोड हो जाता है। जब वेंट्रिकल्स पे लोड बढ़ता है तो हार्ट के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉमन काजेज ऑफ हार्ट फेल्योर, इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मिट्रल स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, एंडोमाइकार्डियल फाइब्रोसिस, इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फंक्शंस के जो लिस्ट है उसमें आता है डिफ्यूज मायोकार्डियल डिसीजेज, मायोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी और सेगमेंटल मायोकार्डियल डिसीजेज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इस्चेमिक हार्ट डिसीज़। तो ये जो है सब लोग अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि डायग्नोसिस लिख करके पर्चे आते हैं, मरीज़ जो आता है उसको सावधानी से देखना और समझना है, और तब उसको पानी, नमक और फैट और ये जो और मैदा, ये वाइट पॉइजन कहलाते हैं, उसे कितना देना है कि नहीं देना है, और वाटर जो है कि अमाउंट कितना देना है, ये सब तभी डिसाइड हो सकता है। तो ये जो हम रक्त वैसरोतस या जो है वेसल्स वस्कुलर डिसीजेस की और हार्ट के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो प्रेसिपिटेटिंग एंड एग्रेवेटिंग काजेज ऑफ द हार्ट फेल्योर क्या हैं? इन्फेक्शंस हैं, एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, तो ये कार्डियक एरिथमिया है। तो ये सारी लिस्ट इसमें यहाँ पे दी है, क्योंकि बहुत बड़े स्लाइडर्स हैं तो आप इसको देख के भी आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं आगे की तरफ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हार्ट फेल्योर, क्या क्या चीज़ें उसको लक्षण आने लगते हैं जब हार्ट फेल्योर अगर हो रहा, हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस जो है हल्की और उथली होती है, ज़्यादा गहरी सांस नहीं ले पाता है मरीज। स्वेलिंग ऑफ फीट एंड लेग्स, तो पैरों के पास जो एंकल है उसमें जो मीडियल साइड पे आए तो मीडियल वेलुलस ऑफ द टिबिया है, उसके पास में दबा के देखते हैं तो पिटिंग एडिमा मिलता है। तो बोन के ऊपर दबाते हैं, तो बोनी पार्ट पे दबाएंगे तो और दबा के छोड़ दें तो अगर वहाँ गड्ढा पड़ा रह जाता है तो वो पिटिंग एडिमा कहलाता है। तो अगर ये कंडीशन है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है या किडनी की हो सकती है, तो उस चीज़ को चेक किया जाता है। तो अगर मॉर्निंग में जो सूजन बढ़ती है तो वो किडनी के कारण होती है, और शाम को बढ़ती है तो वो ज़्यादातर हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। क्रॉनिक लैक ऑफ एनर्जी, तो शक्ति कम महसूस होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है, और डिफ़िकल्टी स्लीपिंग एट नाइट ड्यू टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, सोते सोते एकदम से जो है नींद खुल जाती है। उसका मुख्य कारण होता है कि सांस लेने में तकलीफ़ होती है और वो मरीज़ डरता है और वो नींद नहीं ले पाता। स्वैलन और टेंडर एब्डोमेन विद लॉस ऑफ एपिटाइट, और पेट पे तो जो है भारीपन लगता है और भूख भी कम लगती है। कफ विथ फॉर द स्पुटम, और जो मतलब खांसी आएगी और स्पुटम भी निकलेगा, ये चीज़ आती है। और इंक्रीज्ड यूरिनेशन एट नाइट, रात में जो वैसे सामान्यतः 1 से 2 बार जो है पेशाब के लिए लोग जाते हैं, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। कन्फ्यूज़न एंड और इम्पेयर्ड मेमोरी, और जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें जो है कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है ब्रेन में, और मेमोरी भी कम हो जाती है। सडन वेट गेन, और क्योंकि पानी शरीर में इकट्ठा होने लगता है इसलिए जो है बॉडी में वेट गेन होता है, यानी कि वजन बढ़ रहा होता है। द 4 स्टेजेस,
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो बताई गई स्टेज 1 ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस विद ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग और स्टेयर्स पर चढ़ने की स्थिति में जो है सांस फूलने लगती है, ये स्टेज 1 है। और स्टेज 2 में कंफर्टेबल व्हेन रेस्टिंग, जब आराम कर रहा होता है तो उस टाइम उसे जो है सांस में तकलीफ जो है कम हो जाती है, हार्ट रेसेस और ब्रेथलेसनेस व्हेन वॉकिंग ब्लॉक और टेकिंग दी स्टेयर्स, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ता है तो फिर सांस फूलने लगती है। स्टेज 3 में क्या होता है कि पैल्पिटेशन, धड़कन महसूस होती है, टायर्डनेस लगती है विद सिंपल टास्क, थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम करने से भी ये पैल्पिटेशन बढ़ता है, लाइक गेटिंग अप फ्रॉम द सोफ़ा से उठ रहे हैं तब भी ये चीज़ फील हो रही है, थोड़ा सा चले तब लगे, किचन में गए तब लगा। तो ये थोड़े से भी काम करने से जब धड़कन बढ़े और जो है तो ये स्टेज 3 आ जाती है। स्टेज 4 में हार्ट एंड ब्रेथ गो फास्टर, तो पैल्पिटेशन बढ़ा हुआ रहता है इवन एट रेस्ट, मतलब लेटे रहने पे भी धड़कन महसूस हो रही होती है। टायर्डनेस इवन वाइल सिटिंग, एंग्जाइटी एंड पैल्पिटेशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, मतलब हर टाइम जो है मानसिक तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगी और धड़कन रहेगी। तो वो जो है 4th स्टेज है। तो ये स्टेजेस हैं, मरीज़ की इन स्थितियों को पहचानना है चिकित्सक को और उसके अनुसार उसे जो है राय देनी है। तो ये जो हम हार्ट की बता रहे हैं कि राइट हार्ट फेलियर और लेफ्ट हार्ट फेलियर में जो है ये डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। कंजेशन, तो राइट हार्ट फेलियर पे कंजेशन ऑफ द पेरिफेरल टिश्यूज, इडिमा एंड एसाइटिस होती है, लीवर कंजेशन हो सकता है और इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन हो सकता है, और जीआईटी ट्रैक्ट कंजेशन होता है, एनोरेक्सिया, जीआईटी डिसऑर्डर्स एंड वेट लॉस। और लेफ्ट साइड का अगर हार्ट फेलियर हो रहा है तो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट हो जाता है और पल्मोनरी कंजेशन होता है और एक्टिविटी इंटॉलरेंस, साइंस ऑफ डिक्रीज्ड टिश्यू परफ्यूजन और साइनोसिस और एंड साइंस ऑफ द हाइपोक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी और ओठों का नीला होना, नाखूनों का नीला होना, तो ये ऑक्सीजन की कमी होती है। कफ विद फ्रॉदी स्पुटम, मतलब कि जो है खांसी आती है और जो है झागदार कफ आता है। और पैरोक्सिजमल नॉक्टर्नल डिस्निया, तो मतलब वो रात में नींद खुल जाती है और डिस्निया की फीलिंग होती है। मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, रिमूवल ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग काजेज करना होता है, ट्रीटमेंट करना होता है हार्ट फेलियर का, और करेक्टिंग ऑफ अंडरलाइंग काजेज जो भी हैं उनको जो है हटाना है। तो रिड्यूसिंग कार्डिक रिमॉडलिंग, रिडक्शन ऑफ द कार्डिक वर्कलोड, इंक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कंट्रोल ऑफ साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, ये 4 बेसिक प्रिंसिपल को लेकर के आगे जो है ट्रीटमेंट को चालू किया जाता है। और ये शॉक जो दूसरी डिसीज़ आएगी जो है मतलब कि मूर्छा हो जाती है, तो ये भी एक डिसीज़ है जो सर्कुलेटरी सिस्टम की है। तो शॉक एक्यूट सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है। लो आउटपुट स्टेट इस कंडीशन में होती है, इज डिफाइंड एज ए स्टेट इन विच सीवियर रिडक्शन इन टिश्यू परफ्यूजन लीड्स फर्स्ट to reversible and then if prolonged to irreversible cellular injury. The cellular injury caused by inadequate delivery of oxygen and substrates also induces production of inflammatory mediators that further compromise perfusion. Basic derangement in shock is inadequate cardiac output with compensatory vasoconstrictor and tissue हाइपोपरफ्यूजन। तो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है और कार्डिक आउटपुट, मतलब जो एक बार में पंप करने पे जो रक्त निकलता है वो उसकी मात्रा जो है कम हो जाती है, तो वो कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन एंड कॉजेज ऑफ द शॉक बताया गया। हाइपोवॉलेमिक शॉक, जिसमें कि ब्लड की कमी या पानी की कमी होती है, और मुख्य रूप से ये होता है हेमरेज पे, जब कहीं कट लग जाए और ब्लड की ज़्यादा मात्रा में निकल जाए इंजरी में, सीवियर वोमिटिंग हो गई हो या सीवियर डायरिया है और या कॉलरा है, प्लाज्मा का लॉस हो रहा है, बर्न ज़्यादा जल गया है, पैंक्रेटाइटिस, डायबिटीज़ और कीटोएसिडोसिस, इसमें जो है हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। और कार्डियोजेनिक, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम की अभी हमने सारी डिसीजेज आपको गिना दी थी, वही डिसीजेज यहाँ पे फिर से रिपीटेड हैं। और सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक जो है होता है कि मतलब चोट लगी और पक गया, साधारण भाषा में कहते पक गया, तो वो जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और बॉडी में सेप्टिक हो जाता है जिससे कि डेथ होती है। एनाफिलेटिक शॉक, ड्रग से इंसेक्ट्स से तो मतलब कोई काट ले और या कोई ऐसी औषधि लिए तो एकदम से एनाफिलेटिक शॉक हो जाता है,
तो मतलब तुरंत जो है मूर्छा आ जाती है। और न्यूरोजेनिक शॉक, जिस कंडीशन में कोई नर्व जो है स्टिमुलेट हो जाए, जैसे वैगस नर्व या और कोई हाई सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हो जाए और सीवियर हेड इंजरी हो जाए तो न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। और गुद मर्म पे भी जो है के माध्यम से भी जो है न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। तो ये जो न्यूरोजेनिक शॉक है तो इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो नर्व के कारण जो है जब शॉक होता है तो ये हमने रीजंस बताए। और पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक, ये इसमें डिटेल्ड में बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन सा ऑर्गन जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम इसकी डिटेल पे नहीं चल रहे, आप इस स्लाइड को रोक करके पढ़ सकेंगे ये, क्योंकि ये कुछ ही अगर जो है हम सफल हुए और वीडियो में बन गया तो ये निश्चित रूप से वीडियो अपलोड होगा और तब आप उसको देखेंगे, क्योंकि हमको 1 घंटे में लेक्चर को ख़त्म भी करना है। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, जनरल ट्रीटमेंट करते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी है हम, तो जो अगर हाइपोवॉल्यूमिक है तो ब्लड या प्लाज्मा को चढ़ाते हैं, सिम्टोमेटिक ड्रग्स देते हैं, सिम्पैथो माइमेटिक ड्रग है तो उनको देंगे, और ऑक्सीजन थेरेपी, और ऑक्सीजन हाइपोक्सिया है, अगर जो ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन देंगे। तो ये जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी इन्फेक्शन, मतलब कि थ्रम्बस या एम्बोलिज्म का तो जो है पल्मोन यानी कि लंग्स में जा कर के फंसना, तो ये चीज़ है। और ऐसे कोरोनरी आर्टरी में भी होता है। तो ये टाइप्स इसके यहाँ पे बताए गए हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्यूट भी है और पल्मोनरी इन्फेक्शन एम्बोलिज्म स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरी में हो सकता है, रिकरेंट और साइलेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये जो है बताया। तो क्लिनिकल साइन सिम्टम इसमें बताए गए हैं कि सडन ऑनसेट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, क्योंकि जो है मैंने बताया कि हम थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलेंगे। डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लड टेस्ट कराएंगे, पल्मोनरी एंजियोग्राम कराएंगे और डॉपलर अल्ट्रासाउंड ऑफ लेग्स कराएंगे कि कहाँ पे जो है वो थक्का बना है, कहाँ पे जमा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो डायग्नोसिस पल्मोनरी की ये है। तो हिपेरिन इसमें दी जाती है, जैसे अभी कोविड-19 के केस में भी कहा गया कि वो थक्का बनता है। तो आर्टरीज में, वेंस में, तो खास करके वेंस में जो है थक्का बनने की जो है प्रवृत्ति बढ़ती है, तो कम से कम, और बुढ़ापे में ज़्यादा बढ़ती है, तभी जो है ब्रेन में जा करके क्लॉटिंग होती है और उससे जो है पैरालिसिस होती है। तो उसके लिए कम से कम आधे घंटे पैदल चलना चाहिए और योगा करना चाहिए, आसन करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, क्रियाएं करनी चाहिए। तो वो सामान्य है, मैंने बताया, चिकित्सा नहीं। और जब हम चिकित्सा पे चलते हैं तो हिपेरिन है, और जो अभी जो है एस्प्रिन दी जा रही थी तो इकोस्प्रिन 75 mg एडल्ट में देते हैं, तो जिससे खून को पतला करने की दवा दी जाती हैं, जिससे कि खून जो है जमे ना, मतलब थक्का ना बने। तो ये जो है एक प्रोटोकॉल इसमें दी गई, तो डिटेल्ड ट्रीटमेंट है। तो इसके अभी हम बात नहीं कर रहे। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस CAD कहलाती है, आल्सो कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिसीज, CHD भी इसे कहते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीज, IHD और हार्ट डिसीजेज। इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल ड्यू टू बिल्डअप ऑफ प्लेग इन द आर्टरीज ऑफ द हार्ट। तो आप यहाँ पे देखें, ये सामान्य है कोरोनरी आर्टरी, और ये जो है लिपिड डिपॉजिट हो गया। तो ये जो आप पीला पीला देख रहे हैं, तो ये जो है फैट या लिपिड डिपॉजिट हो गया, जिससे कि इसका जो नाली है जो वो सक्रिय हो गई है, तो ब्लड कम जाएगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है ये। तो टाइप्स ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज में जो है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी दिखाई, स्टेबल एंजाइना दिखाया। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, और अनस्टेबल एंजाइना। तो ये स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन और सडन कार्डियक डेथ, ये जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज के काजेज, रिस्क फैक्टर क्या हैं? हेरिडिटी हो सकती है कि जो कि हार्ट अटैक की हेरिडिटी है। तो जो है मैं आपको बताऊँ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा, जहाँ लखनऊ में हम रहते थे तो वहाँ जो पास में मोहल्ले में जो लोग रहते थे, तो सक्सेना श्रीवास्तव लोग थे, तो उनमें ये देखा कि हर घर में कोई ना कोई जो है हार्ट की प्रॉब्लम का मरीज़ था। तो ये क्या कारण रहा होगा? तो हेरिडिटी एक कारण है, और रहन सहन एक कारण है कि डाइट के, तो उनको उन चीज़ों को संभालना है। और हेरिडिटी तो पहले से फैक्टर जो होते हैं उनको कंट्रोल करना है। तो वो किसी को भी हो सकता है, किसी के भी परिवार में, किसी विशेष वर्ग या जाति की बात नहीं कर रहे हैं,
वो किसी भी में भी आ सकता है, तो उसको रिस्क फैक्टर जो है उनसे बचना चाहिए। तो हाई लेवल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, तो कोलेस्ट्रॉल की कम मात्रा वाला जो है डाइट लेनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, डायबिटीज़ अगर है तो विशेष सावधानी, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना है, ओबेसिटी मोटापे से तो बचना ही बचना है, मोटापा तो हजारों मर्ज का पैदा कर देता है। तो मोटापा, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि एक के बाद एक क्रम चालू हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, अनेक रोग हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है और हेल्दी लाइफ स्टाइल लेनी है और योगा करना है। हाई ब्लड प्रेशर और हाई फैट डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, ये सभी जो है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे हमें बचना चाहिए, जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम से हम बचेंगे। और सिम्टम्स ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिसीज़, चेस्ट पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, वोमिटिंग, नोजिया, स्लीप प्रॉब्लम आती है, फटीग। तो ये चीज़ें हैं। चेस्ट में पेन जो है बहुत ही अलार्मिंग साइन होता है और हल्का सा जो है नोजिया या वोमिटिंग भी फील होती है। तो इन चीज़ों को समझना और डायग्नोस करना चिकित्सक का ही काम है। पैथोफिजियोलॉजिकल ये बताई गई है पूरी की पूरी, जो है इसको आप डिटेल में देखेंगे। अभी टाइम स्पीड में भाग रहा है, हम भी जो है उसको कर रहे हैं, टाइम के अंदर करना है। तो इन स्लाइड्स को आप रोक करके और वीडियो को रोक के आप पढ़ेंगे। तो डायग्नोसिस ऑफ CAD के कैसे कैसे करते हैं, तो बेस लाइन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की जाती है, एक्सरसाइज ECG, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज रेडियो आइसोटोप टेस्ट करते हैं, और इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी और इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, ये सारे मेथड्स हैं जिनसे कि हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। तो ये हम यहाँ पर जो है ABC जो बता रहे हैं। देखो, बायोकेमिकल एवेल्यूएशन करना है, LDL कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मार्कर्स, इनको यूज करते हैं। फंक्शनल एवेल्यूएशन, एक्सरसाइज कैसे करते हैं कि एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, माइक्रोडियल इंसिंटिग्राफी और ब्रेकियल मेथड से, और स्ट्रेस की इकोकार्डियोग्राफी, ये सब करते हैं। एनाटॉमिकल एवेल्यूएशन है, कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी करते हैं, कैरोटिड बीम और अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। तो ये टेस्टिंग बताई गई। A ग्रुप है बताया। B ग्रुप में क्या चीज़ें हैं, ये नॉर्मल आर्टरी है कि ल्यूमेन को चेक करते हैं, उसका डायमीटर कितना है। और अर्ली इडिमा भी देखिए ये पाया गया, तो फोम सेल का, तो ये फाइब्रस कैप बन रही है, फैटी स्ट्रीक है, और तो ये जो है स्टेबल प्लेग बन रही है। तो ये कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है, और ये नेक्रोटिक सेल्स देखिए इसमें फार्म हो रही हैं, और ये थ्रम्बस यहाँ फार्म हो गया। तो अनस्टेबल प्लेग और रप्चर्ड प्लेग, ये जो इसमें डायग्राम में दिखाए गए हैं। और C प्रिवेंटिव है, प्रिवेंशन में जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, मेटाबॉलिक कंट्रोल है, और जो है स्मोकिंग को स्टॉप कराते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम का कंट्रोल बनाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग हैं, तो वो देते हैं। इन्फेक्शन स्क्रीनिंग और फार्माकोलॉजिकल हैं, ACE इनहिबिटर्स है, स्टेन्स हैं, एस्प्रिन है, PPAR एगोनिस्टिक देते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स। और मैकेनिकल है, बाईपास सर्जरी, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। और तो इस तरीके से जो है ये जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात आ रही है। और एक्यूट कोरोनरी इवेंट हैं, थ्रोम्बोलाइसिस और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो ये जो है एक्यूट केसेस में बताया। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है, तो इन्फ्रैक्शन मीन्स दी उससे होता क्या कि मस्कुलर डेथ हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की कमी होती है तो जितने पार्ट को नहीं होती तो वो फंक्शन करना बंद कर देता है। तो मुख्य बात ये इसमें होती है। तो ये काजेज़ बताया कि एज है, हेरिडिटी है, लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, अनहेल्दी फूड है, अल्कोहल है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग, इन सब से बचना चाहिए। इसलिए जो है अपनी प्राचीन आयुर्वेद और योग की पद्धति पे आ जाना चाहिए। और ये जो सिम्टम्स हैं, आर्म, नेक, जा, बैक पेन, ये जो जा पे, और ये चेस्ट पेन, एंजाइना का फील होता है, नोजिया, इंडाइजेशन, अदर GI सिम्टम आते हैं, फटीग लगता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और जो है हेडेक, डिजीनेस लगती है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ लगती है, सांस फूलती है, मतलब कि एंग्जाइटी, फीलिंग ऑफ डूम, ये फील होती है। आर्टरी ये दिखाई गई है कि कैसे कैसे जो है प्लेग बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और फैट का डिपोजिशन कितना, ये शुरुआती है, जिससे थोड़ा और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और फिर ये प्लेग जो रप्चर करके और छोटी में जा करके जम जाता है। तो ये चीज़ दिखाई गई कि ब्लड क्लॉट फॉर्म्स द लिमिटिंग ब्लड फ्लो, उसको रक्त को जो जब वो हो जाता, थक्का हो जाता, तो आगे का रक्त का प्रवाह ही रोक देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है।
तो ये जिससे स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक इज ए मेडिकल कंडीशन इन विच पुअर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन काजेज सेल डेथ। There are two main types of the stroke: ischemic due to lack of blood flow and hemorrhagic जब ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके कारण। तो ये दो तरीके का हुआ। तो ये ब्रेन का हुआ, ब्रेन में किस तरीके से होता है। तो 12 सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रोक: पेन ऑन वन साइड ऑफ द फेस लगता है, तो ये देखिए वन साइड में जो फील हो रहा है। ब्लरी विजन मतलब धुंधला दिखने लगता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और swallowing निगलने में या सांस लेने में तकलीफ। ट्रेमर्स कंपन लगता है। लॉस ऑफ बैलेंस अपना जो है बैलेंस बिगड़ जाता है, गिरने लगता है व्यक्ति। डिफ़िकल्ट टू वॉक। फेशियल पैरालिसिस चेहरे पे पैरालिसिस हो सकती है। हेडेक फील होता है, कन्फ्यूज़न होता है, वर्टिगो चक्कर आता है और ट्रबल बोलने में तकलीफ है, स्पीकिंग में, और फटीग। ये सिम्टम 12 सिम्टम जो है बताए गए जो इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी सारे आते हैं, कभी कभी थोड़े आते हैं। तो ये अगर हो रहा है तो यानी कि स्ट्रोक है, यानी कि ब्रेन में हेमरेज हो सकता है और या इस्चीमिया हो सकता है। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। लर्न द वार्निंग साइंस। तो बी फास्ट। बी से है बैलेंस, लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक एंड डिजीनेस। ई से आइज में ब्लड विजन और एफ से फेस पे जो है ड्रूपिंग ऑफ दी ड्रूपिंग लग सकती है। तो ये आँख का देखें यहाँ पे, तो पलक का ड्रूपिंग हो रही है, पलक जो नीचे की तरफ गिरने लगती है। और तब फेशियल पैरालिसिस होती है। और ये आर्म्स और लेग पे वीकनेस लगती है, तो हाथ या पैर पे पैरालिसिस हो जाती है और वीकनेस लगती है। ऐसी स्पीच इन बोलने में तकलीफ लगती है। और टाइम टू कॉल और एम्बुलेंस इमीडिएटली, जल्दी से जल्दी बुलाना चाहिए। और ये कहा जाता है कि ब्रेन हेमरेज जब होता है या किसी पार्ट ब्रेन के किसी भी पार्ट में अगर 4 मिनट या 5 मिनट ब्लड की सप्लाई रुक जाए, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाए पूरी तरीके से, तो वो पार्ट डेड होने लगता है। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, इसलिए तुरंत से तुरंत चिकित्सा का मिलना बहुत ज़रूरी है। इस पेशेंट स्टेबल है कि नहीं, ये दो बातें हैं। अगर स्टेबल है तो तब क्या करना है, स्टेबल नहीं है तब क्या करना है। तो इज पेशेंट स्टेबल? यस। इमीडिएट रिस्क फॉर स्ट्रोक हो सकता है। लो रिस्क, क्लियर ऑनसेट 48 आवर्स और थेरापेटिक। तो ये 3 वीक्स के लिए बताया गया। हाई रिस्क नो थेरापेटिक और 3 वीक्स ऑन बर्ड्स। ये जो है सारी जो चीज़ें हैं आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत हायर क्लास के लिए है। तो अभी तो अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके और देखें। अनस्टेबल जो अगर स्टेबल नहीं है तो अनस्टेबल और में जो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर को देखें। कार्डिक इस्चीमिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इनको चेक करते हैं, इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं। तो हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेज, नॉर्मल हार्ट है ये हाइपरटेंसिव है। तो थिकनिंग इन वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, वो जो है थिकनिंग जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की जो बताया तो वो बढ़ जाती है। तो वेंट्रिकल्स में थिकनिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो है हाइपरटेंशन के कारण, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेज में ये बातें हो रही हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या आ जाते हैं हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेज के? डिजीनेस लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, ये जो है मेन चीज़ें हैं। और पैथोफिजियोलॉजिकल ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज़ RHD। तो अभी एक फर्स्ट ईयर का बच्चा बता रहा था कि उसे RHD है, नमक के लिए उसे मना किया गया कि तो हॉस्टल में कैसे उनकी सुविधा होगी। तो ये भी बात आ रही है बच्चों के साथ जो जेन्युइन काज हैं। तो जो जिनको ये चीज़ें हैं तो जो भी सावधानियाँ बताई जाती हैं वो उन्हें बरतनी चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन काजिंग रूमेटिक फीवर कैन रिजल्ट इन हार्ट डिसीज़ व्हेन नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड। तो उसके कारण भी होता है। तो बैक्टीरिया काजेस स्ट्रेप थ्रोट, रूमेटिक फीवर के कारण भी ये चीज़ आ जाती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है, रूमेटिक फीवर है, जिससे ये चीज़ें होती हैं। तो ये फुल डिटेल। रूमेटिक फीवर is an inflammatory disease that can involve the heart, joints, skin and brain. The disease typically develops 2 or 4 weeks after a streptococcal throat infection. तो ये चीज़ दिखाई। और ये वाल्व के बारे में दिखा रहे हैं कि जो ये वाल्व हैं तो मिट्रल वाल्व। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ एट ऑटोप्सी विद कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग थिकनिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व पे देखिए थिकन्ड है, तो ये कंपेयर करते हैं और उसकी थिकनिंग को चेक करते हैं। तो यही चीज़ें MRI में चीज़ें आती हैं। तो सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज़, स्वेलिंग ऑफ द फीट, पैरों पे देखिए सूजन है,
ये चीज़ चित्र में दिख रहा है, पल्पिटेशन लगेगा, धड़कन लगेगी, फेंटिंग, चक्कर आएगा और मूर्छा आ सकती है, फीवर होता है इसमें। तो ये मेन सिम्टम बताए। नॉर्मल वाल्व देखिए ये है, और ये जो रिमेटिक मिट्रल वाल्व, ये रिमेटिक मिट्रल वाल्व है, तो ये डिफरेंस दिखाया गया है। तो और फिर रिमेटिक फीवर, साइंस एंड सिम्टम बताए गए हैं कि फीवर, पेनफुल और टेंडर जॉइंट, रेड हॉट और swollen joints, small painful bumps beneath the skin, chest pain, heart murmur, fatigue। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। और रिस्क फैक्टर क्या है? फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और कॉम्प्लिकेशन वाल्व स्टेनोसिस है, वाल्व रिगर्जिटेशन है, डैमेज ऑफ द हार्ट मसल, यानी कि वाल्व में डिफिकल्ट जो है पैथोलॉजी आ जाती है। काजेज ऑफ द पाथवे, तो ये जो है पूरा का पूरा जो है बताया गया कि क्या उसमें होता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में हार्ट फेलियर, एंडोकार्डाइटिस और स्ट्रोक, इनकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस इस स्लाइड में शो की गई हैं। कार्डियोमायोपैथी, नॉर्मल हार्ट दिखाया गया है ये, और हार्ट विद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये डायलेट देखिए हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल कितना डायलेट हो गया, तो डायलेटेशन उसमें आ जाता है, तो खास करके लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये कंपेयर करके दिखाया गया है चैम्बर्स को। और कार्डियोमायोपैथी में टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी हैं, तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, एरिथमिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेजिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें एक एक करके हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम ये बताए गए। कार्डियोमायोपैथी नॉर्मल ये दिखा रहे हैं, और ये डायलेटेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे हाइपरट्रॉफीड है, देखिए ये जो वाल है उसका मोटी ज़्यादा हो गई है। और रेस्ट्रिक्टिव, ये देखिए रेस्ट्रिक्टिव टाइप का है, कि इसमें रेस्ट्रिक्शन है। नॉर्मल हार्ट डिसीज़ और हार्ट डायलेटेड द कार्डियोमायोपैथी, तो ये दिखाई चुका हूँ पिछली स्लाइड पे ही। तो सिम्टम्स ऑफ द कार्डियोमायोपैथी, a patient who is suffering from cardiomyopathy may not experience any specific symptom at all. However, in advancing stage of this condition, a patient may experience the symptoms listed below. If the condition is not treated timely, it may get worse. The breathlessness or shortness of breath, ये तो जो है हर इस डिसीज़ में जो आता है, जो का सर्कुलेटरी डिसीजेज है, मतलब सांस का इनमें कमी लगना, सांस का फूलना, धड़कन, ये तो सिम्टम है ही। फटीग लगती है, परमानेंट स्वेलिंग ऑब्जर्व्ड इन द फीट, एंकल्स एंड लेग्स। पेशेंट्स मे एक्सपीरियंस जिडीनेस एंड लाइटनेस ऑफ फॉलिंग अनकॉन्शियस, मतलब कि चक्कर आगे गिर पड़ सकता है। और पैल्पिटेशन, धड़कन, हार्ट रिदम मे गो हायर और फ्लक्चुएट। तो ये जो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात हम इसलिए अभी ये नहीं कर रहे क्योंकि मॉडर्न का ये ज़्यादा है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, डाइट लो इन साल्ट एंड फ्लूइड्स, हेल्थी बॉडी मास इंडेक्स, उसको जो चेक करेंगे, स्मोकिंग को रोकेंगे, अवॉइडेंस ऑफ द अल्कोहल, एडरेंस ऑफ द वैक्सीनेशन शेड्यूल, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग, जो योगा है जैसे कि उसको करना। और डायरेटिक्स ड्रग्स दी जाती है जिससे पेशाब ज़्यादा है, बीटा ब्लॉकर्स, एसीज, ARBs और मिनरलोकॉर्टिकोइड एंटागोनिस्ट, स्पायरोलैक्टेन, और ये जो दिए जाते हैं, तो ये इसमें बता रहे हैं। और वाल्सर्टेन, ये ड्रग्स के नाम हैं सब, तो इन ड्रग को देते हैं। तो इंटरवेंशनल हैं, तो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर, डिफिब्रिलेटर, ये जो थेरेपी हैं कि जो इनको एडवाइस किया जाता है, कार्डियक एब्लेशन, तो ये किए जाते हैं। हार्ट एरिथमिया, तो उसका ये जो ECG दिखाया गया हार्ट एरिथमिया का। एरिथमिया इज आल्सो नोन एज द कार्डियक एरिथमिया, हार्ट एरिथमिया। तो द हार्ट रेट दैट इज़ टू फास्ट, अबव 100 बीट्स पर मिनट, तो वो कहलाता है टैकीकार्डिया। और बिलो 60 इज कॉल्ड द ब्रेडिकार्डिया, मतलब कम होना और ज़्यादा होना, ज़्यादा होने वाले को टैकीकार्डिया और कम होने को ब्रेडिकार्डिया। और टाइप्स ऑफ एरिथमिया, एक्स्ट्रा बीट्स हो सकती है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो सकता है। इनकी सबकी जो ECG से डायग्नोसिस की जाती है। और ट्रीटमेंट में देते हैं, मेडिकेशन करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स है वो देते हैं, एंटी एरिथमिक एजेंट्स देते हैं, और पेस मेकर लगाते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं, कार्डियोवर्जन और करते हैं। तो ये जो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हैं
जो कि किए जाते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सेप्टम है, नॉर्मल केस दिखाया जाता है, एबनॉर्मल। तो वेंट्रिकुलर पे यहाँ पे देखें सेप्टल डिसीज़ है, यहाँ पे थिकनिंग कम हो गई है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ है। तो और हार्ट की बहुत ज़्यादा, किसी दिन पूरा का पूरा क्लास लेंगे, कम से कम 20-25 डिसीज़ हैं जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हैं, जो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी पाई जाती हैं उसके ऊपर पूरा क्लास अलग से होगा। तो डेवलपमेंटल जो डिसीज़ है, द डिफेक्टिव वाल्व्स, वेसल्स हैं और वाल्व्स भी होते हैं। तो ये बच्चों में क्या क्या है तो उनकी से रिलेटेड है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स, तो ये जन्मजात हैं। और साइंस ऑफ द कंजेनाइटल, तो एसोसिएटेड कंडीशन है, वर्टेब्रल एनोमलीज हो सकती है, एनल एट्रेजिया हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज हो सकती है, ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है, इसोफेजियल है, ये साथ में मतलब ये और चीज़ें भी उसमें जुड़ी हुई हो सकती हैं। रीनल और रेडियल एनोमलीज हो सकती है, लिम्ब डिफेक्ट्स। तो ट्रीटमेंट जो है सर्जरी और अदर ट्रीटमेंट हैं, तो ज़्यादातर सर्जरी होती है। तो क्लासिफिकेशन वाल्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो एरोटिक वाल्व, मिट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी। तो उसमें स्टेनोसिस डिसीज़ इनकी हो सकती है, इन्फिशेंसी और रिगर्जिटेशन होता है इनमें, ये डायग्नोस करना होता है। तो पल्मोनरी वाल्व ये देखिए ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ये तो 3 कस्प हैं इसमें, और एरोटिक में भी 3 कस्प हैं। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होंगे उनमें जो है ट्राइकस्पिड है भी है और बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व है। तो एरोटिक वाल्व की डिसीजेज और वो डायग्राम शो किए गए हैं, जो आगे की क्लास में हम लोग और डिटेल में बताएंगे। कार्डाइटिस, तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, पैंक्रेटाइटिस और रिफ्लेक्स कार्डाइटिस। तो ये क्लासिफिकेशन हमने इसको बताया कि स्वेलिंग है। और एरोटिक एन्यूरिज्म यहाँ पे देखें, ये तो ये जो यहाँ पे नैरोइंग हो गई और ये फूल गया है, देखिए रप्चर्ड इसमें एन्यूरिज्म है, ये रप्चर भी हो सकता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा पे हो रहा है। तो एरोटा में देखिए ये एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है। एन्यूरिज्म ये होता है कि वाल जो है वीक हो जाती है और वो फूल जाती है गुब्बारे की तरह या उस बैलून की तरह, जैसे या ये समझिए कि साइकिल है जो सब गर्म करके जो है ट्यूब को ट्रीटमेंट देते हैं, पंचर जोड़ते हैं, लेकिन जब वो बाद में फूल के बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो ऐसे यहाँ का समझिए ये बाहर फूल गया है, वाल जो वीक हो गई है। एरोटिक एन्यूरिज्म ये डिफरेंट टाइप दिखाए गए हैं। एरोटिक रूट एन्यूरिज्म, असेंडिंग थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म, एरोटिक आर्च एन्यूरिज्म, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म और थोरेको एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीजेस हैं, क्रॉस सेक्शनल नॉर्मल ये दिखाया है। और ये जो वेसल्स हैं इनमें जो है थिकनिंग हो जाती है। सिम्टम्स हैं पेल और ब्लूइश स्किन कलर आ जाता है, वीक और एब्सेंट पल्सेस इन दी लेग और फीट होते हैं, साइनी स्किन हो सकती है, लॉस ऑफ हेयर ऑन लेग्स हो सकता है, सोर्स ऑफ द वुंड्स ऑफ द टोज, फीट और द लेग्स दैट वुड नॉट हील। ये जो है सिम्टम्स जो हैं ऑफ द पेट। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीजेस के ये साइन सिम्टम और सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, जो आप देखेंगे। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एम्बोलिज्म ये दिखाया गया, एम्बोलस कैसे फॉर्म हो रहा है। और वेनस थ्रोम्बोस एम्बोलिज्म, वेंस में जो है ब्लॉक हो जाता है और फिर वो रक्त जो है नीचे की तरफ ही रह जाता है, जैसे वेंस में जिधर से आ रहा वहीं का वहीं रुक जाता है और पैर सूज जाते हैं। और देखिए कलर ये रेडिश किस तरीके से है, ये सूजन है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो ये जो है हृदय रोग। तो हृदय रोग या हृदय नलिका रोग आयुर्वेद या हिंदी में जो हम बात कर रहे हैं इस समय, ऐसे रोगों का एक समूह है जो हृदय या रक्त नलिकाओं, धमनियाँ और सिराओं को ग्रस्त करते हैं। हालांकि इस शब्द का संबंध ऐसे किसी भी रोग से है जो कि हृदय नलिका तंत्र यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है। सामान्यतः इसका प्रयोग मेद काठिन्य, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनी के रोग से होता है। तो मतलब उसमें फैट की डिपोजिशन होती है और जो उसका ल्यूमेन है वो कम हो जाता है। तो ऐसा इसमें होता है संबंधित रोगों में। व्यवहार में हृदय नलिका रोग का उपचार हृदय रोग तज्ञों, मतलब कि हृदय की जो इलाज कर रहे हैं उन्हीं से कराना चाहिए, वक्ष के शल्य चिकित्सकों से कराना चाहिए।
तो और नाड़ीगत रोगों से रोग को जानने वालों से शल्य चिकित्सकों से और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा डायग्नोसिस होती है, तो उनके माध्यम से ही होना ज़्यादा उचित है। विभिन्न विशेषज्ञताओं के बीच काफ़ी आपसी आच्छादन होता है और आम बात यह है कि एक ही अस्पताल में कतिपय प्रतिक्रियाएँ भिन्न प्रकार के विशेषज्ञों द्वारा दी जाती हैं। तो सामान्य निदान अति उष्ण मरुच्छान सेवन है आयुर्वेद के हिसाब से, कषाय रस का अति सेवन, विरुद्धासन, अध्यसन, अतिश्रम, चिंता, भय एवं त्रास, अधाड़ी में वो धारण करना, तिक्त रस, असाध में अन्न, अतिसेवन, गुरु अन्न का अतिसेवन। और हृदय रोग के भेदानुसार विशिष्ट निदान है कि वातिक हृदय रोग जो आयुर्वेद में जैसे बताया, तो वातिक हृदय रोग अति रुच्छ एवं शुष्कान्न सेवन, अल्प भोजन एवं प्रमितासन, शोक भय से ग्रस्त होना, अतिश्रम तथा अतिलंघन। और पैतिक हृदय रोग में जो है अम्ल, लवण और तिक्त रस का अतिक सेवन करने के कारण होता है, अजीर्ण होने पर भी होता है, अति उष्ण आहार सेवन, मद्यपान, अति क्रोध और आतप सेवन। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और पित्त प्रकृति के लोग खास करके कफज हृदय रोग, अति गुरु, स्निग्ध भोजन, अति भोजन करना, अचिंतन, आलस्यम, अधिक सोना, ये कफज हृदय रोग के कारक होते हैं। ये और क्रमिक हृदय रोग जो कि त्रिदोषज है, और हृदय रोग में घृत, क्षीर और गुड़ आदि का सेवन इनसे जो है होता है, उसके माध्यम से कृमियों के अंडे चले जाते हैं और वो जो है कृमि बनते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रंथि का होना, अधिक मधुर पदार्थों का सेवन, ये जो है निदान बताए गए। सामान्य संप्राप्ति स्वनिदानों के से प्रकोपित हुए वात आदि दोष हृदय में स्थित होकर रस धातु को दूषित कर हृदय के कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं हृदय रोग को उत्पन्न करते हैं। विशिष्ट संप्राप्ति आचार्य चरक ने क्रमिक हृदय रोग की विशिष्ट संप्राप्ति का वर्णन किया है, जिसके अनुसार त्रिदोषज हृदय रोग से पीड़ित रोगी जब कृमि रोगों के निदानों का सेवन करता है तो उसके हृदय के एक भाग में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। इस ग्रंथि से स्रवित रस एवं क्लेद से वहाँ पर कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है एवं कृमि धीरे धीरे बढ़कर हृदय के चारों ओर से दबाकर नष्ट कर देते हैं। सामान्य लक्षण क्या हैं? तो सामान्य लक्षण मॉडर्न और आयुर्वेद के एक ही जैसे हैं कि पहला इसमें लिखा अरुचि, एनोरेक्सिया, मुख वैरस्य, बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, कफोत्क्लेश, नॉजिया, तृष्णा, पॉलिडिप्सिया, श्वास, डिस्निया और काश, कफ और उरहशूल, चेस्ट पेन, हिक्का, हिक्कफ और छर्दी, वोमिटिंग, ज्वर, फीवर, कफ स्टीवन, प्रोडक्टिव कफ, विवरणता, पैलोर और साइनोसिस, मूर्छा, फेंटिंग, प्रमो, स्टूपर और गलोप्लेप, कोटिंग इनसाइड द थ्रोट। तो ये 15 सिम्टम बताए जो उससे रिलेटेड हैं। हृदय रोगों के भेदानुसार विशिष्ट लक्षण हैं। वातिक हृदय रोग के लक्षण, तो उसमें लगता है कि स्ट्रेचिंग पेन, जैसे कोई खींच रहा है, खींचने जैसा सूल, सुई चुभने जैसा सूल, प्रिकिंग पेन लगता है, निर्मथन, कुचलने जैसा, जैसे किसी ने क्रश कर दिया है, दाना तोड़ने जैसा, जो कि पत्थर जैसे तोड़े जा रहे हैं, स्फोटन, टेयरिंग पेन, फाड़ने की सी पीड़ा, ऐसा जो लगता है। और पैतिक हृदय रोग के लक्षण तृष्णा, पॉलिडिप्सिया, उष्मा, हीट, दाह, बर्निंग, चोश, निडलिंग सेंसेशन, हृदय क्लम, फटीग और कार्डिक मसल्स, धुमाइन, फीलिंग ऑफ द स्मोक इन थ्रोट, स्वेट, स्वेटिंग और मुख शोष, ड्राइनेस इन माउथ, ये लगता है। कफज हृदय रोग के लक्षण गौरव, हैवीनेस, लालसराव, सलाइवेशन और अरुचि, एनोरेक्सिया, स्तंभ, स्टिफनेस, अग्निमाद, इंडाइजेशन और मुख माधुर्य, स्वीट टेस्ट इन माउथ, मीठा लगता है, मुंह में ज़्यादा मीठापन लगा रहता है। आचार्य चरक सुश्रुत ने सन्निपात हृदय रोग के तीनों दोषों से मिश्रित लक्षण बताए हैं। क्रमिक हृदय रोग के लक्षण उत्क्लेश, नॉजिया, स्टीवन, तो स्फोटम, तोद, प्रिकिंग पेन, सूल, पेन, माइलेजिया, मसल्स में खास करके, हृलास, नॉजिया, तमह प्रवेश, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आई, अरुचि, एनोरेक्सिया, स्याव नेत्रता, ब्लैक स्कलरेशन ऑफ द आई, साइनोसिस, सूत, ईडिमा, जो भी मैंने बताया उससे पहले भी जांच, फाइब्रिनोजन और PaI1 के रक्त में उच्च स्तर, हेमोसिस्टीन के बढ़े हुए या सामान्य से ऊपरी आधे से अधिक के स्तर, असमरूपी डाइमेथाइल आर्जिनिन के बढ़े हुए रक्त स्तर, सी रिएक्टिव प्रोटीन से मापा गया उच्च स्रोत और ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड के बढ़े हुए रक्त स्तर, बी टाइप के नाम से भी जाने जाते हैं, BNP। हृदय शूल, हृदय प्रदेश में किसी भी कारण से होने वाले शूल को हृदय शूल कहते हैं। माधव निदान में इसे वातिक शूल माना गया है। तो कार्डिक रीजन में जो पेन हो रहा है, हृदय शूल के निदान, अपान वायु, मल मूत्र के से वेग को रोकना, अति भोजन, अजीर्ण में भोजन करना, विरुद्ध असाध में भोजन करना, भूख लगने पर पानी पी लेना, सूखे मांस का सेवन, अंकुरित धान्य का सेवन। हृदय शूल की संप्राप्ति जो आयुर्वेद में बताई गई है उसके अनुसार
मिथ्या आहार विहार का सेवन, मतलब समय का आहार विहार ना करना, और कफ पित्त का प्रकोप हो जाता है। कफ पित्त से मार्ग अवरोध होता है, फिर वायु का अवरोध होता है, और कुपित वायु का रस धातु से सम्मूर्छन होने से कुपित वायु रस का हृदय में स्थान संश्रय होता है, और उच्छ्वास में अवरोध, मतलब सांस लेने में, तथा तीव्र शूल की अनुभूति होती है, और उसी को हृदशूल या हृदय शूल कहते हैं। हृदय अभिघात, हृदय पर किसी भी प्रकार से आघात लगना हृदय अभिघात कहलाता है। हृदय एक सद्य प्राण हरमर्म है, अतः इस पर आघात होने से मृत्यु हो सकती है। हृदयाघात के लक्षण का सांस लेने में कठिनाई, बल क्षय, कंठ का सूखना, क्लोम के अधोभाग में आकर्षण की तरह वेदना, जीभ का बाहर निकलना। हृदयाघात की संप्राप्ति हृदय प्रदेश पर चोट लगने से, उरस्त वायु के प्रकोप से हृदय प्रदेश में प्रवेश हृदय की पीड़ित करता है, फिर उससे जो है कुपित वायु मार्गमन करती है और विभिन्न लक्षणों को उत्पन्न करती है। तो कोरोना काल में हृदय रोगी की 3 बातें ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, दवाएं और ट्रीटमेंट बंद ना होने दें, क्योंकि संक्रमण हुआ तो हालात नाजुक हो सकते हैं। और दूसरे है कि सीने में दर्द, जलन जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। वह एस्पिरिन या ब्लड को पतला करने की दवाएं देंगे। जितना बचाव करें उतना बेहतर, क्योंकि हृदय रोगी संक्रमण से के रिस्क जोन में हैं। तो हार्ट पेशेंट और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा रिस्क है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की। तो इससे भी पहले हम ये बताएं कि जो है जो सामान्य चिकित्सा है, एक तो जो है प्राणायाम, तो सामान्य रूप से अनुलोम विलोम, और जो आसन है हाइपरटेंशन के लिए जो आसन बताए गए तो वो है मकरासन और शवासन, 2 बेस्ट हैं। और शशांकासन भी करते हैं, दूसरे भी आसन करते हैं, तो वो जो है योगाचार्य जो बताएंगे वही करने हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जो आयुर्वेद के चिकित्सक हृदय के रोगियों को विशेष करके बताते हैं, जैसे अर्जुन उत्तम औषध बताई गई। तो लेकिन हम यहाँ जो चीज़ बता रहे हैं तो उसका जो है बिना चिकित्सक के ना लें। जैसे हल्दी है, आंवला है, और जो है अर्जुन क्षीरपाक है, और लहसुन क्षीरपाक है। तो ये जो क्षीरपाक का मतलब होता है कि दूध में बॉयल करते हैं और उसको पकाते हैं, और जब चौथाई या आधा जब दूध रह जाता है तब उसको लेते हैं। तो खास करके ये रात में सेवन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं हृदय से संबंधित। और उसमें अब आजकल जो है ये देखने में आ रहा है कि जैसे हाइपरटेंशन है, तो मैंने भी बताया था कि चंद्र नाड़ी प्राणायाम आज हमने इसे अपलोड भी किया है। तो चंद्र नाड़ी प्राणायाम और लो ब्लड प्रेशर के लिए जो है पिंगला नाड़ी का जो है सूर्यभेदी प्राणायाम और अनुलोम विलोम। तो इस तरीके से जो प्राणायाम कई प्रकार के हैं और उनका कहाँ प्रयोग करना है, ये जो योग का चिकित्सक ही बताएंगे कौन सा आसन करना है और कितना करना है। इस सब के लिए योग के एक्सपर्ट से मिलें और वो आपको सही जानकारी और सुझाव देंगे जो कि फॉलो करना चाहिए। तो आज का क्लास जो है हमने लगभग जो रक्त व स्रोतस और उनसे संबंधित बातें थी वो की और उनके बारे में बताया। हृदय और वाल्व, हार्ट के वाल्व और वेंट्रिकल्स और स्ट्रोक, लगभग सभी पे चर्चा की गई कि हृदय और रक्तवाहिनियों में क्या क्या रोग होते हैं। और ख़ास करके जैसे मैंने योग के हिसाब से बताया कि ये वाइट पॉइजन से बचना है। वाइट पॉइजन क्या है? एक तो नमक है, चीनी है, मैदा है और घी। शुद्ध देसी घी को लोग अच्छा कह रहे हैं, सरसों का तेल को ठीक कह रहे हैं, जैतून के तेल को अच्छा कह रहे हैं, तो और जो ऑलिव ऑयल है, तो इस तरीके से है। तो लेकिन बिना चिकित्सक की परामर्श के ये सब चीज़ें करना उचित नहीं है। तो ये जो वाइट पॉइजन है इनसे बचना है, जिससे कि हार्ट और डायबिटीज़ और इनमें आराम मिलेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है ग्लूटेन फ्री डाइट, जो ज़्यादा सेकंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। और ग्लूटेन है जिससे चिपकाने की प्रवृत्ति पैदा होती है तो भोजन में। तो ग्लूटेन फ्री डाइट। दूसरा जो उसका ट्रीटमेंट की बात बताई गई, तो ये कुछ हमने प्रिकॉशंस बताए। नशा नहीं करना है और चिकित्सक के परामर्श पर चलना है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले मूत्रल औषधियाँ दी जाती हैं, और तो औषधियों की बात तो चिकित्सक आगे करेंगे।
तो यहाँ पर हम चिकित्सा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बताया। अगर कुछ और आप लोग चाहेंगे तो क्लास में, आगे की क्लास में बताया जाएगा। आज हम इसको इतना